आगपन मृदा संसाधन मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मृदा संसाधन अपर्दन समस्या एवं संरक्षण। मिट्टी मृदा संसाधन मिट्टी मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार के रूप में मृदा मानव की सभ्यता मृदा में ही जन्म होता है और मृदा में ही विलीन होता है। तो मानवीय सभ्यता का जन्म और विकास और इसका विलीन मृदा से संबंधित है। इसलिए मृदा संसाधन है एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में अजैविक श्रेणी में एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक उपहार के रूप में मृदा संसाधन। मिट्टी कहते किसको है? मृदा क्या है? व्हाट इज द सोइल्स? मृदा एक असंगठित पदार्थों का वह रूप है जिसमें ह्यूमस की मात्रा विभिन्न प्रकार के वनस्पति के पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़े गले पदार्थों का योग जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, असंगठित पदार्थ हो, उसे मृदा कहते हैं। मिट्टी विशेषज्ञ अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा एक असंगठित पदार्थ है। मृदा के निर्माण में कई वर्ष लगते हैं। समय इसकी सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है। मृदा के निर्माण में समय और मूल पदार्थ होना अति आवश्यक है। 1 इंच की मृदा के निर्माण में कई सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो मृदा को समझना अति आवश्यक है। मृदा का अपर्दन किन किन कारणों से होता है? मृदा का कटाव किन किन कारणों से होता है? मिट्टी का कटाव, मृदा का कटाव किन रूपों में होता है? तो मृदा का अपर्दन एक गंभीर समस्या है। मृदा कृषि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जहां पर उपजाऊ मृदा होती है वहां पर फसलों का उत्पादन अधिक होता है और जहां पर अनुपजाऊ मृदा होती है वहां पर फसलें का उत्पादन नहीं होता है, अधिक उत्पादन नहीं होता है। तो मृदा का विशेष करके कृषि कार्य में मृदा का विशेष महत्व है। तो मृदा का अपर्दन एक गंभीर समस्या है। मृदा का कटाव किन किन कारणों से होता है? मृदा कई का कटाव या मृदा का अपर्दन कई रूपों में होता है। जैसे 2 महत्वपूर्ण हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानवीय। प्राकृतिक कारणों में जैसे बहता हुआ जल और उड़ती हुई हवा, जिसके आंधी तूफान के साथ में मृदा चली जाती है। मुलायम मृदा उड़ करके चली जाती है और कठोर मृदा नीचे रह जाती है। तो एक तो प्राकृतिक कारणों में बहता हुआ जल, अतिवृष्टि के कारण धरातल पर जल गिरता है, मूसलाधार वर्षा होती है, या नदियां अपने साथ में मृदा का कटाव करके या किसी भी रूप में बहता हुआ जल मिट्टी को काट करके ले जाता है। और एक अवनालिका अपर्दन, जिसमें एक नदी जो आगे समुद्र में गिरते समय जहां पर डेल्टा का निर्माण होता है वहां पर और कई शाखाओं में बीच में विभाजित होकर के अवनालिका अपर्दन का एक महत्वपूर्ण कारक है। चंबल बेसिन में अवनालिका अपर्दन एक मुख्य समस्या है मिट्टी का। मिट्टी अवनालिका अपर्दन से ज्यादा कटती है, जिसमें नदियां कई शाखाओं में विभाजित होकर के दलदल क्षेत्र में मिट्टी को अपने साथ में बहा करके चौड़े क्षेत्र में साथ में ले जाती है उपजाऊ मृदा को और आगे जाकर के वो समुद्र में डाल देती है। इस प्रकार से मृदा का अवनालिका अपर्दन भी होता है जो बहते हुए जल के साथ में होता है। वायु के साथ में
थार के रेगिस्तान जैसे इलाकों में गर्मियों में आंधी चलती है, हवा चलती है, तो उस वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है और जो ढीली मृदा या उपजाऊ मृदा है उनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार से मृदा बहती हुई हवा के साथ में भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसमें प्राकृतिक कारणों में अतिवृष्टि के कारण और धूल भरी आंधियों के कारण मिट्टी का कटाव होता है। एक जो बाढ़, भूस्खलन, इनसे भी मृदा का कटाव होता है। जैसे बाढ़ आती है उनसे मृदा का बहाव होता है। भूस्खलन, पहाड़ी ढालों पर अचानक चट्टानें ढह जाती हैं, इनसे भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ज्वालामुखी क्रिया, इनसे भी मृदा ढीली होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ये प्राकृतिक कारकों में। मानवीय कारकों में वनोन्मूलन, यानी मानव वनों का विनाश कर रहा है, वनों का कटाव कर रहा है। तो वन मृदा को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मृदा को संगठित रखना है, मृदा को बचाना है, तो वनों को बचाना अति आवश्यक है। और मानव अंधाधुंध से वनों की कटाई कर रहा है, जिससे उनकी खाली जगह पर मृदा जड़ों से, वन यदि जड़ से उखड़ गए तो ढीली हो गई मृदा, और जहां वन नहीं है वहां पर हवा से मृदा उड़ गई, बहते हुए पानी से उड़ गई। तो एक तो वनोन्मूलन या अंधाधुंध वनों की कटाई। एक अति पशुचारण, जो पशुओं को झुंड के रूप में आदिम जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराती हैं, ले जाती हैं। तो एक तो ऊपर से वनों को पशु खा जाते हैं और अपने खुरों से, पैरों से मृदा को ढीली कर देते हैं। तो अति पशुचारण ये भी एक मृदा का कारण है, मृदा के कटाव का कारण है। मृदा का अपरदन, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, और एक जो खेती करने का तरीका है जिसमें एक ही प्रकार की खेती की जाती है, जिसमें सबसे अपने जैसे पहाड़ी ढालों पर, ज्यादातर पहाड़ी ढालों पर जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, वहां पर ऊपर से जो बहता हुआ पानी आता है वो अपने साथ में मृदा को बहा करके ले जाता है। इसलिए समोच्च रेखी जुताई अति आवश्यक है इनके लिए। मृदा खनिज का उत्खनन करने से मानव जब खनन की क्रिया करता है, खान खोद करके खनिजों का अपने उत्पादन करता है या खनिजों की प्राप्ति करता है, तो वहां पर मृदा का ढीलापन होकर के मृदा समाप्त हो जाती है, उपजाऊ मृदा समाप्त हो जाती है। एक अति जल प्लावन जिसको बोलते हैं अपने सेम की समस्या। जल, जैसे धरातल के नीचे बर्तन की भांति कठोर चट्टानें हैं, वो बढ़ जाती हैं, और वर्षा का जल ज्यों ही धरातल के अंदर जाता है तो वो चट्टानें भर करके और फिर सतही चट्टानों से जल ऊपर आने लग जाता है। तो उसको जलाधिक्य की समस्या, जल प्लावन की समस्या, और साधारण भाषा में अपने सेम की समस्या बोलते हैं। सेम की समस्या, सेम क्या है? ये जलाधिक्य, जल की अधिकता, अति जल प्लावन, धरातल के नीचे जल की अधिकता हो जाती है, और वो जल एक बर्तन जब भर जाता है तो पानी जब उसमें डालते हैं, वो भरने के बाद में ऊपर आता है, तो धरातल का जल भी ऊपर आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से सेम की समस्या वाले इलाकों में मृदा उपजाऊ हो जाती है, धूसर हो जाती है, राख जैसा रंग हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है, सेम की समस्या या जलाधिक्य की समस्या या जल प्लावन की समस्या। एक ही नाम है इसके, सेम, जलाधिक्य और जल प्लावन, तीनों एक ही नाम है। अति पशुचारण, इनसे भी मृदा का कटाव होता है। ये एक गंभीर समस्या है कृषि कार्य में, विशेष करके जहां पर उपजाऊ मृदा होती है वहां पर अनुपजाऊ हो जाती है, रंग धूसर हो जाता है, राख जैसा हो जाता है। तो मृदा को बचाना अति आवश्यक है। मृदा का उपजाऊपन खत्म ना हो, उसमें अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं। मृदा
अपना उपजाऊपन खो देती है, मृदा अपना उपजाऊपन के गुण खो देती है, तो वह अनुपजाऊ हो जाती है। अवांछनीय तत्व कुछ भी हो सकते हैं, इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं उद्योगों द्वारा, अपशिष्ट पदार्थ नगर पालिका द्वारा, तो मृदा विभिन्न कारकों के द्वारा, इसमें अपने मानवीय कारक कह सकते हैं, जैसे नगर पालिका है, महानगरों का कचरा है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों जिससे अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मृदा में मिल जाता है, उनसे मृदा का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। एक ये कीटनाशक दवाइयां जो छिड़कते हैं अपने फसलों में, कीटनाशक दवाइयों से भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, अपने उपजाऊपन के गुण खो देती है। तो अत्यधिक जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव है वो भी मृदा के लिए हानिकारक होता है। एक जो अम्लीय वर्षा होती है कभी कभी, जिसमें अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं, क्षारीयता, मृदा में लवणीयता की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो भी अपनी गुणवत्ता खत्म कर देती है, तो वो घुसर जैसी हो जाती है। लवण सा जम जाता है जिसमें खारेपन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अम्लीय वर्षा ये भी एक घातक है, जहां पर अम्लीय वर्षा होती है, क्षारीय मृदा के अंदर क्षारीयता के गुण ज्यादा होते हैं, मृदा खारापन, जिसमें नमक जैसे मृदा दिखने लगती है, खारापन हो जाता है। तो फसलों के लिए ये फसलें उसमें नहीं उग पाती, फसलें उगने में वो सक्षम नहीं हो पाती, तो अनुपजाऊ हो जाती है। अब इसको बचाया कैसे जाए, संरक्षण कैसे किया जाए? कंजर्वेशन, मृदा का बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि मृदा मानव सभ्यता के साथ में जुड़ी हुई है। अगर मानव सभ्यता यदि आज जहां पर जीवित है, मानव सभ्यता जहां पर भी है, वो उपजाऊ घाटियों में, उपजाऊ मृदा में ही, जैसे कपास काली मिट्टी में होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन भी उपजाऊ मृदा में होता है, रेगुल मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो ये मृदा के गुण बने रहे, इसके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे संरक्षण करने चाहिए? अति पशुचारण पर रोक लगा देनी चाहिए। एक ही प्रकार की फसल खेतों में नहीं उगानी चाहिए, बदल बदल करके फसली चक्रण जिसको बोलते हैं अपने साधारण भाषा में, फसल चक्रण के रूप में विभिन्न प्रकार की फसलों का, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, और उनमें भी चक्रीकरण की पद्धति अपनानी चाहिए। अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। झुम्मी कृषि प्रणाली जो आदिवासियों द्वारा की जाती है, झुम्मी कृषि प्रणाली जैसे पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न प्रकार के आदिवासियों द्वारा जो खेती की जाती है, इसको सेल्स एंड बर्न कहते हैं, जिसमें पेड़ों को काट करके और जला दिया जाता है, वहां पर खेती की जाती है। सेल्स एंड बर्न, जैसे पेड़ काट दिए 4-5 साल के लिए और वहां पर खेती शुरू कर दी, तो ऐसे झुम्मी कृषि प्रणाली पर आदिम जो तरीके से खेती की जाती है, जिसको अपने साधारण भाषा में स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगेगी, क्योंकि पेड़ों की कटाई, ये लोग पेड़ों की कटाई करके 4-5 साल में वहां पर खेती करके आगे फिर वनों को साफ करते हैं। तो एक ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो स्थानांतरित कृषि है, ये स्थानांतरित कृषि विभिन्न प्रदेशों में भिन्न नामों से जानी जाती है। पूर्वोत्तर भारत में इसको झुम्मिंग कहते हैं, हिमालय के तलहटी में इसको खीर कहते हैं, और मलेशिया में इसको लेडांग कहते हैं, श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में इसको वेबर कहते हैं, और अपने दक्षिणी राजस्थान में इसको चिमाता और दजिया पहाड़ी ढालों पर और पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में, और वालरा कृषि आदिवासियों द्वारा जो खेती की जाती है उसको वालरा खेती के नाम से जाना जाता है, जो भीलों द्वारा की जाती है। इस ऐसी स्थानांतरित कृषि पर रोक लगनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धति, जैसे समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई यानी गोलाकार, जिसमें मृदा का कटाव नहीं होता है, हवा, आंधी, तूफान या बहता हुआ जल और उड़ती हुई हवा, बहता हुआ जल और उड़ती हुई हवा, मृदा का कटाव कम होता है, तो समोच्च रेखीय जुताई बोलते हैं इसको। पहाड़ी ढालों पर विशेष करके सीढ़ीनुमा खेती जहां पर होती है, वहां पर समोच्च रेखीय जुताई अपनानी चाहिए। मृदा का संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान, जन जागरूकता के माध्यम से, जन चेतना के माध्यम से
मर्दा की उपयोगिता हर चूल्हे तक, चाकी तक इसकी बात पहुंचनी चाहिए। हर जन सैलाब के माध्यम से या किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी भी समुदाय के माध्यम से मर्दा की उपयोगिता, जैसे मर्दा खेती के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मर्दा अपने जनसंख्या के लिए जहां पर अधिवास और पशु संपदा, जहां पर मानव अधिवास बना करके रहता है, वहां पर उपजाऊ मर्दा का महत्व कितना है, वो किसी जन चेतना के माध्यम से, उनको जागरूकता के माध्यम से जागरूक करके मर्दा की उपयोगिता के बारे में बता करके मर्दा को बचाना चाहिए। सरकार को कानून बना करके सख्ताई से लागू करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो पशु चारण है उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो बहता हुआ जल है, जैसे मूसलाधार वर्षा हो रही है तो वर्षा के जल को संचय करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के बांध बना करके, विभिन्न प्रकार के तालाब बना करके, विभिन्न प्रकार की बावड़ियां या विभिन्न प्रकार के कुंड जिसको बोलते हैं एनीकट, यानी वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। बहते हुए जल को रोकना चाहिए। बहता हुआ जल को रोकने से ही मर्दा अपरदन बचाया जा सकता है। उड़ती हुई हवा जो मर्दा को ले जाती है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वनों का विकास विस्तार करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे, पेड़ रहेंगे तभी वो मर्दा संगठित होगी। जड़ से मर्दा मजबूत बनती है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई पर तो रोक लगे। जो वनोन्मूलन हो रहा है, जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उस पर तो सरकार कठोरता से नियंत्रण का पालन करके उसको रोका जाए और अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाया जाए। तो पेड़ों को लगाने से अत्यधिक वनारोपण, इसके लिए वनारोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि मर्दा को बचाया जा सके। मर्दा एक प्राकृतिक संपदा है। मर्दा एक विशेष करके जो अपने 70% जनसंख्या, 70 से अधिक भी मान के चले तो 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि का मर्दा के साथ में गहरा संबंध है। क्योंकि मर्दा के बिना उपजाऊ मर्दा कृषि के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, अत्यधिक कृषि उत्पादन के लिए, अत्यधिक फसलों के उत्पादन के लिए, विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपजाऊ मर्दा का होना आवश्यक है। तो उसकी उपजाऊपन बनाए रखने के लिए अत्यधिक जो कीटनाशक दवाइयां हैं जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, उस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, उस पर थोड़ा नियंत्रण। क्योंकि जो मर्दा पर जो रासायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं उससे क्या है, मर्दा का उपजाऊपन वो नष्ट होता है। तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार से मर्दा को बचाया जा सकता है, उसका कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। मर्दा को बचाना उतना ही आवश्यक है जितना मानवीय सभ्यता, क्योंकि मानवीय सभ्यता मर्दा पर टिकी हुई है। आज मर्दा, मानव की सभ्यता मर्दा में ही उनका जन्म होता है, मानव का, और मर्दा में ही विलीन होता है। तो मर्दा के साथ में उसका गहरा संबंध है, इसलिए मर्दा को बचाना अति आवश्यक है।